Hello everyone, this is Abhishek, and in this video we will discuss about the years of revolution 1830 to 1848. Liberalism and nationalism were the two great pillars of the revolution against the conservatism. जी हाँ, रूढ़िवादियों के अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि उदारवादी और जो राष्ट्रवादी थे वे एक मजबूत स्तंभ थे और क्रांति के ये मजबूत स्तंभ थे। तो जहाँ भी रूढ़िवादी ताकतें थी वे नहीं चाहते थे कि ये उदारवादी लोग या फिर राष्ट्रवादी लोग की संख्या बढ़े, वे इन्हें सप्रेस करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि यूरोप में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ थे जहाँ पे राष्ट्रवादियों ने या फिर उदारवादियों के नेतृत्व में बहुत बड़ी एक लोगों की फ़ौज तैयार हो गई। हम देख सकते हैं कि इटली, जर्मनी के कई सारे जो स्टेट्स थे या फिर ऑटोमन एम्पायर के कई सारे जो प्रोविंसेस थे, आयरलैंड, पोलैंड, इन सभी जगहों पे लिबरल और नेशनलिस्ट के लीडरशिप में एक शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों का एक हुजूम तैयार हो गया जो कि देश में राष्ट्रवाद चाहता था। अब इसमें कौन लोग शामिल थे? तो हम देखते हैं कि इसमें अधिकांश वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे। जी हाँ, जैसे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स या फिर क्लर्क्स या फिर जो कमर्शियल ट्रेड में लगे हुए बिजनेसमैन थे वो। तो ये मिडिल क्लास के जो लोग थे ये इस आंदोलन में जुड़े हुए थे जो कि आपको कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में थे। तो हम देखते हैं कि फ्रांस में 1830 के जुलाई में एक रिवॉल्ट हुआ था। जी हाँ, जब हम देखेंगे फ्रांस में ऐसे क्या हुआ था तो 1815 में आपको याद होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी और उसके बाद फिर से वहाँ पे एक मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था। बुर्बोन किंग फिर से वहाँ पे आ गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1830 में एक रिवॉल्ट होता है, एक रिवॉल्ट अगेंस्ट द डायनेस्टी होता है और फिर से वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म सिस्टम जो यहाँ पे इस्टेब्लिश थी उसे उखाड़ फेंक दिया जाता है। अब वहाँ पे उसकी जगह पे लिबरल्स और नेशनलिस्ट लोगों ने एक ऐसी सरकार की गठन की जिसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि अब बर्बन डायनेस्टी का अंत हो गया और उसकी जगह पे लुई फिलिप को वहाँ का शासक बना दिया गया और इस प्रकार से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हो जाती है। अब मेटरनिक ने एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब ये कि जब फ्रांस में छींक भी आती है तो संपूर्ण यूरोप जो है सो वो बीमार पड़ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये फ्रांस में घटना घटित हुई 1830 की तो इससे संपूर्ण यूरोप जो है वो प्रभावित हुआ और हम देखते हैं कि ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का पार्ट था वो उससे अलग हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से वो अपने आप को अलग कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो जुलाई 1830 में हुई थी उसका क्या परिणाम निकल रहा है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स among the educated elite class across the Europe was Greek War of Independence। जी हाँ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने यूरोप के तमाम देशों में, राष्ट्रों में एक राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा दी, या यूं कहें कि उनमें ये राष्ट्रवाद की भावनाओं का संचार कर दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रीक जो है 15th सेंचुरी से ही एक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा था। ऑटोमन एम्पायर कहने का मतलब एक मुस्लिम एम्पायर था ऑटोमन एम्पायर, जिसका ग्रीक 15th सेंचुरी से ही उसका हिस्सा था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जो लोग थे वो यूरोप में अपने स्ट्रगल को बढ़ा रहे थे अगेंस्ट द कंजर्वेटिज्म। तो इनका स्ट्रगल जो है अपने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था जिसकी शुरुआत 1821 में ही हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि जो नेशनलिस्ट लोग थे जो ग्रीस में थे उनको किनका समर्थन हासिल था, वे किनके बलबूते ये आंदोलन को चला रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग फेज़ में
जब कुछ लोगों ने कंजर्वेटिज्म का विरोध किया तो उन्हें उस समय की जो सरकारें थी, मतलब राजा थे, उन्हें उनको एग्जाइल कर दिया, देश निकाला कर दिया। तो ऐसे लोग जब दूसरे देशों में थे तो वहाँ से अपने इस वॉर को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब ग्रीस के लोगों को ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं यूरोप और पश्चिम के कई ऐसे देश थे, मुल्क थे जो कि ग्रीक से सिंपैथी रखा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रीक की जो कल्चर थी उसे कहीं ना कहीं ये लोग प्रभावित थे, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग प्रभावित थे। उनका मानना था कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो इतनी समृद्ध हुई है उसमें बहुत बड़ा योगदान वहाँ के कवियों का है। कहाँ के कवियों का? तो ग्रीक के कवियों का है, आर्टिस्ट का है, या फिर राइटर्स और फिलोसफर्स का है। यही वजह थी कि वे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीक के लोगों का सपोर्ट कर रहे थे जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे। अब हम देखते हैं कि ये जो मुस्लिम एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, इसके अगेंस्ट में संपूर्ण यूरोप में एक मोबिलाइजेशन हो जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि एक इंग्लिश पोएट था जिसका नाम था लॉर्ड बायरन, जिसने एक फ़ंड इकट्ठा करना शुरू किया, और ये फ़ंड उसने इकट्ठा करने के बाद वो खुद वॉर में गया, और वॉर में हालांकि उसे एक फीवर हो गई और 1824 में वो मर गया। लेकिन हम देखते हैं कि इन सभी के प्रयास असफल नहीं हुए, और फाइनली हम 1832 में एक ट्रीटी के तहत ग्रीक को नेशनलिस्ट और इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा मिल जाता है, आज़ाद देश का दर्जा मिल जाता है। और ये ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में। कॉन्स्टेंटिनोपल को हिंदी में कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। तो इसी संधि के तहत 1832 ईस्वी में ग्रीक को एक राष्ट्रीय राज्य का दर्जा मिल जाता है, आज़ाद राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। The development of nationalism did not come about only through the war or territorial expansion. तो ये हमेशा जो है राष्ट्रवाद की भावना युद्धों के जरिए या फिर देश के विस्तार से ही नहीं आ सकती। कभी कभी हमारी जो संस्कृति होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में, उसका निर्माण करने में। और ख़ास करके यदि हम बात करें कला साहित्य की, कला साहित्य के अलावा आपको कथा और संगीत की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने में, उनका निर्माण करने में। चलिए हम बात करते हैं ऐसे रोमांटिसिज्म के बारे में जो कि एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसके जरिए हम देखते हैं कि इन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का जन्म दिया और उसका प्रचार प्रसार किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं या पोएट होते हैं वे साइंस को या फिर रीजंस को या लॉजिक या तर्कों को उतना महत्व नहीं देते हैं, उनकी उतनी प्रशंसा नहीं करते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे उसकी कई बार तो बहुत ही कठोर शब्दों में उसकी आलोचना भी करते हैं। तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट जो हैं इसकी जगह पे हम देखते हैं कि उनका जो फोकस होता है वो इमोशंस पे ज़्यादा होता है, भावनाओं पे ज़्यादा होता है, संवेदनाओं पे ज़्यादा होता है, इंट्यूशन पे ज़्यादा होता है, अंतर्दृष्टि पे ज़्यादा होता है, या फिर रहस्यवादी जो फीलिंग होती है, जो मिस्टिकल फीलिंग्स होती है, उन पे इनका फोकस ज़्यादा होता है। द एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। और उनकी ये भी बात होती है कि एक सामूहिक, एक साझे जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको इकट्ठा करके हम अपने देश की बुनियाद को रख सकें। तो ये भावनाएं होती है रोमांटिक आर्टिस्ट में या फिर फिलोसफर्स में जो कि रोमानीवाद के समर्थक होते हैं। इनका विज्ञान और तर्क वितर्क से इनका कोई वास्ता नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि एक अन्य जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। इन्होंने बताया था कि एक सच्चा जो जर्मन संस्कृति जो है वो आम लोगों में निवास करती है, जो जर्मन संस्कृति है वो आम लोगों में निवास करती है। और उन्होंने ये भी बताया
कि जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक पोएट्री है या फोक डांसेस हैं, मतलब लोकगीत या फिर लोक संगीत या फिर लोक नृत्य, ये सभी जो है ये देश की आत्मा हैं और इनका लोकप्रिय होना इस बात का प्रतीक है कि ये देश की आत्मा हैं। सो collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building। इसलिए इनका मानना था कि यदि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो इसके निर्माण में हमें क्षेत्रीयता की जो भावनाएं हैं, जो संगीतों में झलकता है, जो संस्कृति में झलकता है, उनको इकट्ठा करना अति आवश्यक है। गीत, संगीत, नृत्यों के माध्यम से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो देसी जो भाषाएं होती हैं, लोक भाषाएं जो होती हैं, जिसे वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे लोग वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि हमेशा से हम जो है वो जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं की तरह उनको ट्रीट नहीं कर सकते। उनको समझाने के लिए यदि इन देसी भाषाओं का प्रयोग किया जाए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाए, तो वो ज़्यादा समझते हैं। और इसके साथ ही यदि हम लोकगीत और संगीत को डाल दें, नृत्य को डाल दें, नाटक को डाल दें, किस्से कहानियों को डाल दें, तो हम अपनी आधुनिकता की जो भावनाएं हैं उनकी उस मैसेज को भी हम उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कि पढ़े लिखे वर्ग के लोग नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि आधुनिकता की भावना को भी फैलाने के लिए हमें उस पुरातन व्यवस्था की जो चीज़ें थीं, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोकगीत के माध्यम से के रूप में उनका प्रयोग कर हमें आधुनिकता की भावना उन लोगों तक पहुंचानी है जो इससे कोसों दूर थे। ठीक है, तो दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड का एक केस देख लीजिए, वहाँ पे जो विभाजन हुआ था 18th सेंचुरी के अंत में, जिसे हम देखते हैं कि रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्रों ने किया था, तो पोलैंड जो है वो बहुत दिनों तक एक आज़ाद मुल्क नहीं था। वहाँ की जो राष्ट्रीयता की जो भावनाएं थी वो वहाँ के म्यूज़िक में, मतलब संगीत में, वहाँ की भाषाओं में निवास करती थी। अब एक नाम है कैरोल कोरपिंस्की, ये एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि ये जो इन्होंने जो है आपको नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया थ्रू ओपेराज एंड म्यूज़िक, मतलब संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से इन्होंने लोक संगीत, लोक नृत्यों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ा। और ये जो उनका जो माजुर्का जो था, ये पोलोनाइज जो था, वो एक प्रकार के राष्ट्र प्रतीक के रूप में बन गया और लोग इससे राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हुए। हमने देखा कि पोलेनेस और माजुर्का जैसे फोक डांसेस ने किस प्रकार से राष्ट्रीय सिंबल, मतलब नेशनल सिंबल का रूप धारण कर लिया। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो जो फिलोसफर्स की जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख को बांटते हैं, अपनी भावनाओं, अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसी भाषा के जरिए इन राष्ट्रीय भावनाओं का भी विकास किया गया। अब हम देखते हैं कि पोलैंड पे रूस का कब्जा हो गया था, तो रूस के कब्जे के बाद पोलैंड में वहाँ की जो लैंग्वेज पॉलिश थी उसको हटा करके वहाँ पे रशियन लैंग्वेज को वहाँ के लोगों पे थोप दिया गया, जबरन लाद दिया गया। अब देखते हैं कि 1831 में एक रिबेलियन हुआ, मतलब कि एक विद्रोह हुआ। आपको उसमें भी आर्म्ड रिबेलियन हम कह सकते हैं कि एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था। ये आखिर करके सप्रेस कर दिया गया रशिया के द्वारा, लेकिन ये जो विरोध हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था, इसको लोगों ने, इसके लिए जो है लोगों ने क्या किया था कि अपने भाषा को ही उन्होंने अपना हथियार बना लिया था। जी हाँ, पोलैंड की भाषा पॉलिश को ही उन्होंने अपना हथियार बना लिया था। मतलब कि रूस का विरोध करने का अर्थ ये था कि अपनी भाषा का प्रयोग करना, पॉलिश का प्रयोग करना, जो पोलैंड की अपनी भाषा थी।
यहाँ तक कि चर्च का जो आयोजन होता था, वो जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे या फिर शिक्षा का जो केंद्र के रूप में चर्च उस समय मौजूद था, वहाँ पे भी पोलिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। अब इस बात को लेकर के रशियन अधिकारी काफ़ी कह सकते हैं आग बबूला हो गए और इसकी सज़ा उन्होंने वहाँ के पादरियों को दी, जो कि चर्च के अधिकारी थे, बिशप्स, उनको दी और उन्हें अपने जेल, साइबेरिया के जेल में भेज दिया। और उन्हें जेल में क्यों भेजा गया? क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा में के माध्यम से प्रचार करना, धार्मिक प्रचार करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि उन्हें साइबेरिया के जेल में भेज दिया गया था। और हम देखते हैं कि पोलिश भाषा जो है कि रूसी भाषा के ऊपर ये अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि इस पोलिश भाषा में लोगों को अपनी राष्ट्रीयता की भावना को बल मिल रहा था। इसलिए उन्होंने रूसी भाषा के अगेंस्ट में अपनी पोलिश भाषा को एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में लेकर के रूसी भाषा के स्थान पर में पोलिश भाषा का प्रयोग वो करने लगे, ताकि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा बन सके। अब हम अगले वीडियो में बच्चों जानेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में, जिसका मतलब होता है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तब तक के लिए धन्यवाद।